2025 की गर्मियां रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाय क्लाइमेट चेंज की कैटेगरी में दूसरे रैंक पर आ गया बेलीज और इटली के बाद। पाकिस्तान में टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस जैसी डेंजरस लिमिट तक पहुंच चुका है लाड़काना, दादू और तुर्बत जैसी सिटीज़ में। आमतौर पर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, जबकि 36 से 40 डिग्री तक का टेम्परेचर हॉट कैटेगरी में आता है, जिसमें आपको फैटिग और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 46 से 49 डिग्री सेल्सियस जैसी एक्सट्रीम हीट कंडीशन में आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, जबकि 50 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर डेडलीस्ट की कैटेगरी में आता है और इस टेम्परेचर में आपकी मौत भी हो सकती है। पीडीएमए के मुताबिक इस साल पाकिस्तान में टेम्परेचर एवरेज के मुकाबले में 4 से 60 डिग्री ज़्यादा रहा है। इसके पीछे की रीज़न है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ दो और नेचुरल फिनोमिना एल नीनियो और ला नीनिया के बारे में, जिसकी वजह से दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स बदल जाते हैं और क्या हो सकते हैं इस तपती गर्मी से बचने के सोल्यूशंस। आइए जानते हैं। Pakistan is experiencing a brutal heat wave this week, with temperatures soaring to nearly 122 degrees Fahrenheit. It's one of the hottest places in the world. The mercury is in the high 40s. Sometimes it reaches 50 degrees Celsius. Here in Pakistan's Jacobabad region. आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सूरज के तेवर फिर बिगड़ गए हैं। शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। मुल्क के बेशतर इलाकों में पारा हाई। महकमे मौसमियात की जानिब से मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी। तो सबसे पहले एल नीनियो को समझते हैं। एल नीनियो एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि पैसिफिक ओशन में होता है। आमतौर पर पैसिफिक ओशन में हवाएं ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में चलती हैं। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ये ट्रेड विंड्स साउथ अमेरिका की सरफेस पर जो गर्म पानी होता है उसे एशिया की तरफ धकेल देती हैं। जब ये गर्म पानी एशिया की तरफ चला जाता है तो साउथ अमेरिका की सरफेस पर डीप सी का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। इस प्रोसेस को अपव्हीलिंग कहते हैं। अपव्हीलिंग से मरीन लाइफ को भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ये ठंडा पानी न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है और ज़्यादा मछलियाँ भी इसी ठंडे पानी में होती हैं। दूसरी तरफ जो गर्म पानी एशिया की तरफ गया होता है वो हीट की वजह से जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जिससे कि बादल बनते हैं और पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में बारिशें होती हैं। लेकिन जब एल नीनियो होता है तो ये ट्रेड विंड्स कमज़ोर हो जाती हैं। अब जो गर्म पानी पहले एशिया की तरफ जाता था वो साउथ अमेरिका की सरफेस पर ही रह जाता। इस वजह से अपव्हीलिंग भी रुक जाती है और बहुत कम बारिश होती है। नतीजा ये होता है कि ईस्ट पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मरीन लाइफ को नुकसान होता है और एशिया और ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। मानसून वीक पड़ जाता है और बारिश बहुत कम होती है और ड्राउट्स की सिचुएशन पैदा हो जाती है। 2025 में भी पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड हीट वेव देखी गई है, इसके पीछे भी एल नीनियो का ही इफेक्ट है। लेकिन एल नीनियो किसी एक दो कंट्रीज को इफेक्ट नहीं करता। एल नीनियो की वजह से दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। आमतौर पर एल नीनियो 2 से 7 साल के बीच में होता है और इसकी टाइम ड्यूरेशन 9 से 12 महीनों के बीच में होती है। अभी जो लास्ट एल नीनियो का इवेंट हुआ था वो 2024 के लास्ट तक चला था और एल नीनियो की वजह से ही 2024 की गर्मियां गर्म तरीन रही हैं। हालांकि 2024 के लास्ट में एल नीनियो खत्म हो चुका था, लेकिन क्लाइमेट एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2025 में जो रिकॉर्ड हीट वेव देखी गई हैं वो एल नीनियो का ही इफेक्ट है। एल नीनियो का एक ऑपोजिट इफेक्ट भी होता है जिसे ला नीनिया कहते हैं। एल नीनियो के इफेक्ट में ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं, लेकिन ला नीनिया के इफेक्ट में ट्रेड विंड्स ज्यादा ताकतवर बन जाती हैं, जिससे कि ज्यादा गर्म पानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ आता है साउथ अमेरिका से, जिससे कि ज्यादा क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है और ऑस्ट्रेलिया और एशियन कंट्रीज में ज्यादा बारिशें होती हैं। तो अगर बात करें मानसून की तो ला नीनिया की वजह से मानसून में ज्यादा बारिशें होती हैं। ला नीनिया भी 2 से 5 साल के बीच में होता है, लेकिन इसका इवेंट एल नीनियो से ज़्यादा चलता है। तकरीबन 2 साल तक ला नीनिया चल सकता है। लेकिन एल नीनियो और ला नीनिया तो दो नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न्स हैं जो कि 5 से 7 सालों में सिर्फ एक बार होते हैं, लेकिन गर्मी तो हर साल बढ़ती जा रही है। WMO के मुताबिक 2014 से लेकर 2025 तक के साल सबसे ज़्यादा गर्म तरीन रहे हैं दुनिया भर में। तो इसके पीछे की वजह है क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेज। फॉसल फ्यूल्स के इस्तेमाल से हमने बेजा नुकसान पहुंचाया अर्थ के एनवायरनमेंट को। ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि सूरज से आने वाली लाइट जब कि ज़मीन की सरफेस से टकराती है तो हीट में कन्वर्ट हो जाती है और जब ये हीट वापस स्पेस में जाने लगती है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स हीट के कुछ हिस्से को ट्रैप कर देते हैं और ज़मीन के इर्द गिर्द बिखेर देते हैं, जिससे कि ज़मीन का टेम्परेचर स्टेबल रहता है। इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर -80 सेंटीग्रेड तक गिर जाए, जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है लाइफ को सस्टेन रखने के लिए अर्थ पर।
लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है जब से हमने कोयला और तेल का इस्तेमाल शुरू किया। सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही तकरीबन 38 मिलियन व्हीकल्स हैं, जिनमें बाइक्स, कार्स और ट्रक्स वगैरह शामिल हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन तकरीबन 53 मिलियन मैट्रिक टन तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और अगर इंडस्ट्रीज से होने वाली टोटल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन की बात करें तो हर साल इंडस्ट्रीज से भी तकरीबन 48 मिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और अगर बात करें पाकिस्तान के टोटल कार्बन एमिशन की तो हर साल 200 मिलियन टन पाकिस्तान कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करता है, और इस कार्बन एमिशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से ज़्यादा हीट अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, और इसका नतीजा क्या निकलता है, डेडलीस्ट हीट वेव देखने को मिलती हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिलती हैं, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, समुद्र की सतह बुलंद हो रही है, जिससे कि हर साल फ्लड्स आते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता चलूँ, ये जो कार्बन एमिशन पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है ये लेस देन 1% है अगर इसे ग्लोबली कंपेयर किया जाए तो। कार्बन एमिशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो चाइना है। ग्लोबली चाइना तकरीबन 33% कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आता है यूएस विद अप टू 17%, और इंडिया भी तकरीबन 7% तक कार्बन एमिशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब इन कंट्रीज़ ने जो इतना कार्बन एमिशन प्रोड्यूस किया है तो उसके बदले में मोटा पैसा भी तो कमाया, और इससे पैसा कमाने के बाद इन कंट्रीज़ ने इस पैसे को अपनी ही कंट्री की डेवलपमेंट पर लगाया। बात करें चाइना की तो चाइना अपनी रिलायंस को कोयल से हटाकर रीन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट कर रहा है। चाइना की टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 31% रीन्यूएबल एनर्जी से आता है। चाइना का विजन है कि 2030 तक कोयल का इस्तेमाल कम से कम कर दिया जाएगा और 2060 तक कोयल का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, और मुकम्मल तौर पर चाइना रीन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएगा। और आने वाले 60 से 70 सालों में आज के फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन को देखते हुए फॉसिल फ्यूल्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो आज से ही रीन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रही हैं, और पाकिस्तान आज भी फॉसिल फ्यूल्स पर हैवीली रिलाई करता है। और अगर इस रिलायंस को ख़त्म ना किया गया तो हो सकता है कि हमें बिजली भी दूसरी कंट्री से खरीदनी पड़े। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि अगर पाकिस्तान इतना ही कम प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन एमिशन में, तो हर साल पाकिस्तान में ही क्यों इतनी गर्मी पड़ती है? पाकिस्तान क्यों मोस्ट इफेक्टेड कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज की कैटेगरी में आता है? तो इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन के पास मौजूद है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, जिस वजह से सन रेज ज्यादा इफेक्टिवली 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड से 23.5 साउथ लैटिट्यूड पे पड़ती हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जबकि 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। और समर के सीजन में सूरज बिल्कुल 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर होता है, जिस वजह से एशियन कंट्रीज, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से इन रीजन में ज्यादा गर्मी पड़ती है, और पाकिस्तान भी इस इमेजिनरी लाइन के करीब है। दूसरा रीजन है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पाकिस्तान की नेबर कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना और मिडल ईस्ट, जो कि हाई कार्बन एमिटर्स हैं, इन कंट्रीज में कार्बन एमिशन की वजह से होने वाली हीट एयर सर्कुलेशन पैटर्न की वजह से पाकिस्तान तक पहुंच जाती है, जिस वजह से चाहे पाकिस्तान लेस देन 1% ही क्यों नहीं कार्बन एमिशन प्रोड्यूस कर रहा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज बाय क्लाइमेट चेंज की कैटेगरी में आता है। पाकिस्तान में इतनी शदीद गर्मी पड़ने की एक वजह यह भी है कि यहाँ पर दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है। ये बात आपने भी कभी ना कभी नोटिस की होगी कि जहाँ पर दरख्त होते हैं वहाँ का टेम्परेचर कम होता है सिटीज़ के कंपैरिजन में। सिटीज़ में ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। सिटीज़ में कंक्रीट से बने रोड्स और बिल्डिंग्स जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और रात में स्लोली रिलीज करते हैं, और सिटीज़ में जगह जगह बिल्डिंग होती है जिसकी वजह से हवा पास थ्रू नहीं करती, और इस वजह से दिन हो या रात सिटीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है। कंपेयर किया जाए सिटीज़ और रूरल एरियाज़ के टेम्परेचर को, तो सिटीज़ का टेम्परेचर 10 से 15% ज़्यादा होता है रूरल एरियाज से। इस चीज़ से पता चलता है हमें दरख्तों की इंपॉर्टेंस। दरख्त सिर्फ टेम्परेचर को ही कम नहीं करते बल्कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, जिस वजह से दरख्त पोल्यूशन पर काबू पाने में मेजर रोल प्ले करते हैं। किसी भी डेवलप कंट्री में फॉरेस्ट की परसेंटेज 25 से 30% के बीच में होनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान की ये परसेंटेज सिर्फ 5.4% है। और तो जो फॉरेस्ट बचे भी हुए हैं हम उन्हें भी डेवलपमेंट के नाम पर काटी जा रहे हैं। पाकिस्तान का डिफॉरेस्टेशन रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर साल हमें और भी ज्यादा डेडलीस्ट हीट वेव देखने को मिलती रहेंगी। जो फ्लड्स आते हैं हर साल वो और भी ज्यादा एक्सट्रीम बनते जाएंगे। इस साल अगर 50 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है तो अगले साल इससे भी ज्यादा हो सकता है, और 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बिल्कुल भी मजाक नहीं है।
इतने हाई टेम्परेचर में आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है और अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो मौत भी हो सकती है। आपको स्किन बर्न हो सकता है अगर आप सनलाइट के कांटेक्ट में आते हो डायरेक्टली। लेकिन इन सब के बचने के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं इस टेम्परेचर में और किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को बेटर बना सकते हैं? सबसे पहले तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अपने घर पर ही रहें, खास तौर पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच में, क्योंकि इस टाइम पीरियड के बीच में सूरज अपनी पीक पर होता है। और अगर बाहर जाना भी पड़े तो जाते वक्त सनस्क्रीन लगाएं अपने हाथों पर, फेस पर, नेक पर, ताकि हीट बर्न से बचा जा सके। हर 20 से 30 मिनट के बाद पानी पिए, अगर प्यास नहीं लगी तब भी पिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। हैवी मील्स को अवॉइड कीजिए। कैफीन और शुगर ड्रिंक्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये डिहाइड्रेशन को बढ़ा देते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने इर्द गिर्द दरख्त लगाएं और सिर्फ दरख्त लगाकर छोड़ना नहीं है, उसकी प्रॉपर केयर भी करनी पड़ेगी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है गवर्नमेंट की। लोगों में अवेयरनेस फैलाएं दरख्तों की इम्पोर्टेंस की और दरख्त लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन्स चलाएं। जो फॉरेस्ट को काट कर हाईवेज और बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं उन्हें कम किया जाए और जो रोड्स और हाईवेज हैं उन पर ग्रीनरी प्लांट की जाए, जैसे कि मैक्सिको सिटी कर रही है। इस तरीके से एयर क्वालिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फ्री कर दिया जाए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री होगी तो लोग अपनी ट्रांसपोर्टेशन की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से पोल्यूशन में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। दूसरी कंट्रीज को भी फ्री ट्रांसपोर्टेशन के आइडिया को अडेप्ट करना चाहिए ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। अभी तक लुक्सेमबर्ग ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। ऑयल और पेट्रोल से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट किया जाए। हर इंडस्ट्री के लिए ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन की एक लिमिट सेट की जाए और जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज इस लिमिट को क्रॉस करें उन पर हैवी फाइन्स या लाइसेंस सस्पेंशन का रूल हो। वरना अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये इंडस्ट्रीज तो पोल्यूशन फैलाकर अमीर बनती जाएंगी, लेकिन इसका नुकसान उठाना पड़ेगा एक आम आदमी को। थैंक यू।